हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमशाला। आज की क्लास में हम क्लास 11th का स्टेट्स ऑफ मैटर ये चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और उनके टाइप्स को स्टडी किया था। आज हम गैसियस स्टेट ये शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जनरल पॉइंट्स हम गैसियस स्टेट के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट वन, इट इज़ द स्टेट इन विच मैटर नाइदर हैव डेफिनाइट शेप नॉर हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। तो ये हम लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो गैसेस हैं उनके पास ना ही उनका एक फिक्स्ड शेप होता है, ना ही उनकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ऐसी फिजिकल स्टेट को हम गैसियस स्टेट कहते हैं। अब इस स्टेट की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक। तो ये सबसे मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो गैसियस स्टेट है उसका बिहेवियर और उसकी बाकी की प्रॉपर्टीज़ हमें दिखाई पड़ती है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस है वो बहुत ही वीक होते हैं। ठीक है, अब अगर फोर्सेस वीक हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर रहेंगे और इसकी वजह से उनके बीच में लार्ज एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट रहेगी। यानी गैसेस में पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा होती है और इस वजह से जो गैसेस हैं वो हाईली कंप्रेसिबल भी है। यानी हम बड़ी आसानी से प्रेशर अप्लाई करके गैस को छोटी सी वॉल्यूम में कंप्रेस कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल हमारे घर पर हम देखते हैं कि जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट हम एक सिलेंडर में फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स आर इन कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शंस। गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा एक रैंडम डायरेक्शन के मोशन में होते हैं। यानी पार्टिकल्स की जो मोशन की डायरेक्शन है वो कोई फिक्स नहीं होती। कोई भी पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करता रहता है और इसीलिए जब ये पार्टिकल्स मूव करते हैं तो ये खुद से भी टकराते हैं और कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं। जिस कंटेनर में वो रखे हुए हैं या प्रेजेंट होगी उन कंटेनर की वॉल से ये पार्टिकल्स लगातार टकराते हैं और उनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। और हम सब जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को हम कहते हैं प्रेशर। यानी कि गैसेस की ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जिस भी कंटेनर में हम उनको रखेंगे उस कंटेनर की वॉल्स पे हर डायरेक्शन में वो इक्वल अमाउंट में प्रेशर अप्लाई करते हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट, गैसेस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन ऑल डायरेक्शन से हमने बता दिया। नेक्स्ट है गैसेस अज्यूम द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट एंड इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यानी कि पहली बात है शेप और दूसरी है वॉल्यूम। किसी भी गैस का जो शेप है वो हमेशा उसी कंटेनर के शेप के इक्वल रहेगा जिसमें वो रखी हुई है, प्लस उस गैस की जो वॉल्यूम होगी वो भी उस कंटेनर की वॉल्यूम के इक्वल ही होगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमको याद रखने हैं। जो ये वॉल्यूम वाला पॉइंट है हमें न्यूमेरिकल में भी काम में आएगा। और लास्ट पॉइंट देखें तो गैसेस मिक्स कम्प्लीटली विथ वन अनदर इन ऑल प्रपोर्शंस विदाउट एनी मैकेनिकल एड। यानी कि हम किसी भी दो गैस को अगर आपस में मिक्स कर दें तो वो हर प्रपोर्शन में एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है और हमें ऐसा करने के लिए कोई भी एनर्जी बाहर से या एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस अपने आप होता है और आप अब सब जानते हैं कि इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। तो ये थी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स गैसियस स्टेट की। ये एक पॉइंट आपके लिए है कि इन जनरल अगर हम नॉलेज के लिए देखें तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉर्मल कंडीशंस में गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं इसको। तो ये हाइड्रोजन हमें पता है गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये हो गए 5 एलिमेंट्स। और जो ग्रुप 18 के सारे एलिमेंट्स हैं हम सब जानते हैं उनको हम कहते हैं इनर्ट गैसेस, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू।
गैस लॉस। तो गैस लॉस क्या है, ये एक्चुअल में ऐसे रूल्स हैं, ऐसे लॉज हैं जो गैस की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, अमाउंट, इनके क्वांटिटेटिव रिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं। मतलब कि जैसे कि वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होगा, वैसे वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में क्या होगा। इस तरह से इनके क्वांटिटेटिव रिलेशन को, क्वांटिटेटिव का मतलब है कि सिर्फ यही नहीं बताते कि रिलेशन कैसा है, उनके बीच का एग्जैक्ट जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है कि क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, कितना अगर हम एक क्वांटिटी को कम करेंगे तो कितना दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी हम यहाँ पे अमाउंट भी देखते हैं, क्वांटिटी भी देखते हैं। तो वन बाय वन हम लॉस को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो लॉ है दैट इज़ बॉयल्स लॉ। तो नाम से आपको देखो, नाम के साइड में दिख रहा है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी यहाँ पर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन देखते हैं। और जब हम किसी दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन देखते हैं तो हम बाकी की क्वांटिटीज़ को फिक्स रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है और जो अमाउंट है जिसको हम नंबर ऑफ़ मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है कि यहाँ रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, जबकि टेम्परेचर और अमाउंट जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स है। तो अब इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इन्वर्सली विथ इट्स वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या है कि ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, 1/v के साथ प्रेशर रिलेटेड रहेगा। यानी कि अगर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। ये इनके बीच का रिलेशन रहता है। तो ये सिर्फ एक जनरल रिलेशन है, एग्जैक्ट जो इनका फॉर्मूला है वो हम आगे देखेंगे। अब इस रिलेशन को हमने डायग्रामेटिकली भी दिखाया है समझाने के लिए कि मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें हमने गैस के एक अमाउंट को रखा है जिसमें इसके नंबर ऑफ़ मोल्स को हम n मान लेते हैं, और जिस टेम्परेचर पे उसे रखा है उसको हमने T मान लिया। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक पिस्टन से जो भी शुरुआत में प्रेशर था जिसको हमने कहा P1, जो इनिशियली उस गैस पे प्रेशर है उसको हम कह रहे हैं P1। ठीक है। अब हम इस प्रेशर को धीरे से बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पर फिर से हम क्या देख रहे हैं कि n जो है वो चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे, और टेम्परेचर भी हम चेंज नहीं होने देंगे, वो भी सेम रहेगा। तो ऐसे केस में जो फाइनली वॉल्यूम हमें मिलेगी वो पहली वाली वॉल्यूम से कम मिलेगी। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है कि जो P1 है वो P2 से छोटा है, बट V1 V2 से बड़ा है। यानी कि यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इन्वर्स रिलेशन, अपोजिट रिलेशन ये दिखा रहे हैं। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हम लिख सकते हैं P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब क्योंकि रिलेशन को हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हम इक्वल टू लगा कर, हमारा एक रूल है कि हम यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो इस कांस्टेंट को हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो अगर मैं V को यहाँ ले जाता हूँ तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगी K क्या है, कांस्टेंट। यानी कि किसी भी गैस के लिए अगर हम टेम्परेचर और उसका अमाउंट सेम रख रहे हैं, यानी कि फिक्स रख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम उतना ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट है के बारे में कि वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन, एक तो वो अमाउंट पे डिपेंड करता है कि अगर मैं अमाउंट चेंज करता हूँ तो के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो भी के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये अभी हमने पॉइंट बताया था कि PV यानी कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं जो हमारे न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम मानते हैं कि हमने इनिशियली एक कंटेनर में गैस लिया जिसका शुरुआत का प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, मोल्स N है, टेम्परेचर T है।
अब देखिए मोल्स को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ना टेम्परेचर को हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ सिंपली यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं। प्रेशर इंक्रीज़ होकर P1 से P2 हो गया और वॉल्यूम डिक्रीज़ होकर V1 से V2 हो गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब हमारी कंडीशन क्या थी कि P1 और V1 इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो तो हमेशा K के इक्वल आएगा। अब चाहे मैं P2 इंटू V2 ही क्यों ना ले लूँ, प्रोडक्ट तो हमेशा वही रहेगा। इसलिए अगर हम इन दोनों को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड भी इन दोनों की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इससे एक फॉर्मूला बन गया P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और अगर इसी को हम आगे देखें तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर P2 को यहाँ पे लेकर आके वॉल्यूम को यहाँ ला रहे हैं। तो ये इस फॉर्म में भी फॉर्मूला बन सकता है। तो चाहे तो आप ये याद रख सकते हैं या फिर ये, एक ही बात है। ये दोनों ही न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो नोट करके अच्छे से लर्न कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब लास्ट पॉइंट आता है इस लॉ का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए यहाँ पर हम दो तरह के ग्राफ देखने वाले हैं। पहला ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायरेक्टली। तो अब हम सब जानते हैं कि इन दोनों का रिलेशन इन्वर्स है, इसलिए जो ग्राफ है वो भी हमेशा नेगेटिव स्लोप वाला हमें मिलेगा और कर्व के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि हमेशा हर प्रेशर पे जो वॉल्यूम का बिहेवियर है वो एक जैसा नहीं रहेगा। तो कर्व हमें मिलता है, T और N कांस्टेंट रहता है। तो इस कर्व को, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, हम कहते हैं आइसोथर्म। आइसो मीन्स कांस्टेंट, थर्म रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो जब भी हम बॉयल्स लॉ का कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसका हर एक कर्व जो है वो आइसोथर्म कहलाता है। ये यहाँ पे भी लिखा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ है, इसे हमने एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि अब एक ही ग्राफ पे हमने तीन अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ के आइसोथर्म ड्रॉ किए। यह है टेम्परेचर T1, ये T2 और ये T3। अब क्वेश्चन इस तरह का आता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3, यानी कि T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा या T3 बड़ा होगा, क्या रिलेशन इन तीनों का, ये हमें क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है ग्राफ के बेसिस पे। तो अब ये रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल है। पहला स्टेप ये है कि आप प्रेशर की जो है कोई भी एक वैल्यू फिक्स कर लो। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ले लिया, आप ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, कोई भी एक वैल्यू आप फिक्स कर लो प्रेशर की। फिर उस वैल्यू से हम तीनों कर्व को कट करेंगे। ये थोड़ा रफली बन रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने कट किया। अब देखिए T1 को वो यहाँ कट कर रहा है, तो जो इसकी करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम की वैल्यू होगी यहाँ पे, इसको हम कह देते हैं V1, क्योंकि T1 है तो इसको हमने V1 कह दिया। वैसे ही सेकेंड कर्व को यहाँ कट कर रहा है, तो ये कट करने वाली वैल्यू कहीं यहाँ रफली आ रही है, तो इसको हम कह देंगे V2। ठीक है, और इसी तरह से ये फाइनल तीसरे कर्व को यहाँ कट कर रहा है, तो इसको हम कह देंगे V3। तो ये हमारा पहला स्टेप था कि प्रेशर की एक कांस्टेंट वैल्यू लेके, एक सेम वैल्यू लेके तीनों कर्व को कट करके देखो कि उनकी करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम की वैल्यू कहाँ आ रही है। तो अब आप क्लियरली ये देख सकते हो, सेकंड हमारी स्टेप क्या है कि ये तीनों वॉल्यूम की वैल्यू का रिलेशन क्या दिख रहा है, V1, V2 और V3, इनका क्या रिलेशन दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि V3 सबसे राइट में, और राइट में जाने पर वैल्यू बढ़ती है, तो V3 सबसे बड़ा होगा और V1 सबसे छोटा होगा। अब आपको फाइनली क्या करना है, आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखना है क्या होता है। तो आप सब जानते हैं कि अगर मैं एक कंटेनर में गैस लूँ और उसको अगर हम हीट करते हैं, यानी हमने उसका टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स और दूर भागेंगे। जब वो और दूर जाएंगे तो वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, यानी वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है। तो इनके बीच का रिलेशन क्या हुआ, डायरेक्ट। और अगर इनके बीच का रिलेशन डायरेक्ट है तो दोनों का बिहेवियर भी एक जैसा होगा, यानी कि T1, T2 और T3 का रिलेशन भी वॉल्यूम की तरह होगा। यानी ये हमारा आंसर है।
तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं T3 सबसे बड़ा है, ये हमने नीचे लिखा है। तो इस तरह से आपको रिलेशन पूछा जा सकता है, या ये MCQ फॉर्म में भी आ सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको अच्छे से आप समझें। आते हैं सेकंड टाइप के ग्राफ पे। सेकंड टाइप का जो ग्राफ है वो है प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के रेसिप्रोकल के साथ। तो अब हम सब जानते हैं कि प्रेशर का रिलेशन वॉल्यूम के साथ अगर इन्वर्स है तो उसके रेसिप्रोकल के साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब क्या है कि अगर प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी तो 1/v की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पर हमें देखिए ग्राफ जो है वो पॉजिटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन मिला है। ठीक है, अब इसको भी हमने इसी तरह से रिप्रेजेंट किया है कि हमने 3 अलग अलग टेम्परेचर पे इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट किया। तो यहाँ पर भी आपको फिर से वही करना है कि तीनों टेम्परेचर के बीच का क्या रिलेशन है वो देखना है। तो हमारा वही तरीका है कि प्रेशर की कोई एक वैल्यू मार्क कर लीजिए और उससे आप तीनों ग्राफ को कट करिए। अगर आप यहाँ देखेंगे इस पहले ग्राफ को जहाँ पे वो कट हो रहा है, तो ये ग्राफ की वैल्यू है T3, इसलिए हम इसको 1/v3 कहेंगे। अब 1 क्यों लिया है, क्योंकि इस एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ है वो 1/v की है, इसलिए ये 1/v3 होगा, v3 नहीं होगा, 1/v3 होगा। वैसे ही सेकेंड ग्राफ को जहाँ ये कट कर रहा है वो होगा 1/v2, क्योंकि उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T2 है। और लास्ट में जहाँ वो कट कर रहा है वो होगा 1/v3। अब हमें क्या देखना है, इन तीनों के बीच का रिलेशन। 1/v1, 1/v2, 1/v3। तो सबसे राइट में कौन है, 1/v3 है, इसलिए 1/v3 की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। अब अगर हम इसको रेसिप्रोकेट कर दें, क्योंकि हमें वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर का रिलेशन पता है, तो v1, v2, v3, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल कर दिया इसलिए रिलेशन भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो जो रिलेशन वॉल्यूम का वही टेम्परेचर का हमने अभी देखा था। थोड़ा सा सॉरी, ये आई थिंक गलत हो गया है यहाँ पर। ये जो लास्ट वाली वैल्यू थी इसको हमने यहाँ पे 1/v3 कहा, 1/v2 कहा, और इसे हमने पहले 1/v3 कह दिया था, बट ये 1/v1 है। टेम्परेचर का ये गलती हो गई थी, जिसकी वजह से रिलेशन क्या आएगा, तो 1/v1 सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे नोट करना, थोड़ा रेक्टिफाई करना कि ये T3 का करस्पॉन्डिंग 1/v3, T2 का करस्पॉन्डिंग 1/v2 और T1 का करस्पॉन्डिंग 1/v1। तो अब ये रिलेशन आया है। तो अगर इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो और साइन भी रिवर्स हो जाएगी, और यही रिलेशन किसका होगा, टेम्परेचर का। यानी कि ये फाइनल रिलेशन मिला है हमें यहाँ पे कि T1 सबसे छोटा होगा और T3 सबसे बड़ा होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को, ये देख लीजिए, T3 सबसे बड़ा और T1 सबसे छोटा। तो ये थी, आई थिंक समझ में आया होगा। मेथड सेम है, जो हमने ऊपर के लिए अप्लाई किया था वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। और एक लास्ट पॉइंट है इस लॉ से रिलेटेड कि इस लॉ की मदद से इसे हम यूज़ करके किसी भी गैस के डेंसिटी और उस पर अप्लाई होने वाले प्रेशर के बीच का रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि डेंसिटी हम सबको पता है मास अपॉन वॉल्यूम है, तो इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। बट हमने अभी देखा था बॉयल्स लॉ में फॉर्मूला क्या था, P = K/V। तो उस हिसाब से V किसके इक्वल हो गया, P/K। तो वॉल्यूम की ये वाली जो वैल्यू है जो हमें बॉयल्स लॉ से मिली, ये हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए D एज इट इज़ रहा, और V नीचे था इसलिए P ऊपर और K नीचे आ गया। अब चाहे हम प्रेशर कितना भी चेंज कर लें किसी गैस का, लेकिन जो उसका हमने अमाउंट लिया है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि उसका मास चेंज नहीं हो रहा। तो क्योंकि मास भी कांस्टेंट है और K तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को मिलाकर, मास अपॉन K को मिलाकर एक नया कांस्टेंट आता है जिसको हमने K' कह दिया। तो ये K' या नया कांस्टेंट है। तो फाइनली जब हमें ये इक्वेशन मिल गया कि डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू प्रेशर,
तो इससे हम एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं कि डेंसिटी और प्रेशर का रिलेशन डायरेक्ट है, यानी कि अगर किसी गैस पर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो ये एक रिलेशन है जो हम बॉयल्स लॉ को यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा पहला लॉ था। सेकेंड लॉ आता है चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ किसके बीच का रिलेशन बताता है? वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का अगर रिलेशन देख रहे हैं तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे? यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन हम ऑलरेडी पहले भी अभी बात कर चुके हैं कि इनके बीच का रिलेशन हमेशा डायरेक्ट होता है। तो इसको हमने यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया है कि मान लीजिए पहले हमने कंटेनर में जो गैस ली उसका टेम्परेचर हमने T1 रखा और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वो V1 है। अब हमने क्या किया, इसे हीट किया। तो हीट करने से क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी और ये एक दूसरे से दूर होने लगेंगे। जब वो दूर होने लगेंगे तो वो ऊपर इस पिस्टन को पुश करेंगे, जिसकी वजह से अब वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे पहले के मुकाबले। इसलिए जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसे हम कैसे लिखेंगे? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इससे फॉर्मूला कैसे बनेगा? इक्वल टू, यहाँ पर भी एक आएगा कांस्टेंट इनटू T। अब T जो है वो हम V के साथ डिनोमिनेटर में ला रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पर क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है? वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो। जैसे बॉयल्स लॉ के केस में प्रेशर इनटू वॉल्यूम का रेशियो, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट था प्रेशर और वॉल्यूम का, वो कांस्टेंट रहता था। यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो इसी को देखते हुए हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि V1 अपॉन T1 ये भी के इक्वल होगा और V2 अपॉन T2 ये भी के इक्वल होगा। चाहे हम कितना भी चेंज कर लें लेकिन रेशो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो इसलिए V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो हमें न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो आप ये नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट दूसरे तरीके से भी फार्मूला हमें इस लॉ में देखना है कि मान लीजिए हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें गैस की वॉल्यूम पता है और उसको हम कह रहे हैं V0। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है उसको हम कह रहे हैं V0। और अब हमने टेम्परेचर बढ़ा के T डिग्री सेल्सियस कर दिया। ठीक है, तो जब T डिग्री सेल्सियस कर दिया तो जो भी वॉल्यूम होगा अब उसको हम कहेंगे VT। तो अब ये V0 और VT के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होगा? तो देखिए पहले पॉइंट देख लेते हैं। फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय 1/273.15 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम था वो V0 था। अब हमने क्या किया कि सिर्फ 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो 0 से अगर मैं 1 डिग्री बढ़ाऊंगा तो 1 डिग्री हो जाएगा। तो जो इंक्रीज़ होगा वॉल्यूम, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से जो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 डिग्री सेल्सियस पे टोटल वॉल्यूम क्या होगा, जो उसमें इंक्रीज़ होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इंक्रीज़ कितना होगा? 1/273.15 टाइम्स जो उसका ओरिजिनल 0 डिग्री पे था, दैट इज़ V0। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि भाई 2 डिग्री से अब मैंने इंक्रीज़ कर दिया तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 इंटू 1 2, तो ऊपर 2 आ जाएगा V0 एज इट इज़। यानी अगर 1 डिग्री से बढ़ा रहे हैं तो ऊपर 1 आ रहा है, तो 2 डिग्री से उसका डबल हो जाएगा। डबल मतलब ऊपर 2 आ जाएगा। इस तरह से अगर मैं 3 लूँगा तो ऊपर 3 आएगा, 4 लूँगा तो ऊपर 4 आएगा, 5 लूँगा तो ऊपर 5 आएगा। इसलिए एक जनरल रिलेशन हम बना लेते हैं कि अगर हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर T डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं तो वो
कोई भी हो, T डिग्री सेल्सियस मतलब 1 हो, 2 हो, 10 हो, 100 हो, कितना भी हो, तो वही वैल्यू ऊपर आ जाएगी। यानी अब इंक्रीज़ कितना होगा, T डिवाइडेड बाय 273.15 इंटू V0। तो ये जो हमने लिखा है ये सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहा है, जो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अब इस इंक्रीज में हम जो ओरिजिनल था पहले वो ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। इसलिए जो फाइनल टोटल वॉल्यूम है VT वो किसके इक्वल आएगा, देखिए जो शुरुआत में था वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस उसमें इंक्रीज कितना हुआ, T डिवाइडेड बाय 273.15 टाइम्स V0। तो ये हमारा टोटल फॉर्मूला बनता है वॉल्यूम का एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। ये टोटल वॉल्यूम हमें मिल जाएगी। ये भी एक तरीका है फाइंड आउट करने का। तो अब इस फॉर्मूले को हम अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये इस तरह से बन सकता है कि दोनों में V0 कॉमन है तो V0 को हम बाहर निकाल सकते हैं और ये हो जाएगा 1 प्लस T डिवाइडेड बाय 273.15। ठीक है, तो ये भी हम इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं या ऊपर वाले फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमने चार्ल्स लॉ में कौन से फॉर्मूले देख लिया, मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। पहला देखा हमने V/T जो है वो कांस्टेंट रहेगा। फिर हमने देखा V1/T1 इक्वल टू V2/T2। फिर तीसरा देखा कि जो एट टेम्परेचर T VT क्या होगा, जो शुरुआत में था V0 वो हमने कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस T जितने से हमने टेम्परेचर बढ़ाया प्लस 273.15 ये होगा। तो ये तीन फॉर्मूले हमें चार्ल्स लॉ से याद रखने हैं। अब आते हैं इस लॉ को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके ग्राफ में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम V और T का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। इस ग्राफ की हर स्ट्रेट लाइन को हम एक आइसो बार कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। जब भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन ड्रॉ करने के दौरान प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट। जैसे कि अगर हम यहाँ पे रेड लाइन को देखें ये वाली, तो नीचे से ऊपर तक जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, दैट इज़ P1। इसलिए इस लाइन को भी हम एक आइसोबार कहेंगे। फिर ये एक और लाइन जो हमने सेकेंड ड्रॉ करी ये भी एक आइसोबार है, ये भी एक आइसोबार है, ये भी, यानी यहाँ पे 4 हमने आइसोबार्स दिखा रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर ऑल गैसेज स्ट्रेट लाइन्स ऑन एक्सटेंडिंग टू जीरो वॉल्यूम इंटरसेप्ट्स द टेम्परेचर एक्सिस एट -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब इसका कहने का मतलब क्या है, इसलिए हम ग्राफ को थोड़ा और आगे देखेंगे। देखिए, पहली बात तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो हमने वैल्यूज़ दिखा रखी है डिग्री सेल्सियस में है, और जब हम प्रैक्टिकली ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा नीचे तक इस ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर पाते, क्योंकि प्रैक्टिकली हम टेम्परेचर को ज़्यादा से ज़्यादा -200 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ हमें यहीं तक मिलेंगे। लेकिन अगर हम इनके बिहेवियर को आगे एक्सटेंड करें, देखिए इस ग्राफ को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं तो ये वाला ग्राफ इस पॉइंट पे आगे मीट कर रहा है, वैसे इस वाले आइसोबार को भी अगर हम एक्सटेंड करें तो ये भी यहाँ पे आगे मीट कर रहा है, ये भी यहाँ पे आगे मीट कर रहा है और ये भी, यानी सारे जो ग्राफ होंगे वो एक कॉमन पॉइंट पे आके मीट करेंगे। और इस पॉइंट की खासियत क्या है कि इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर की वैल्यू होगी -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो जब चार्ल्स ने इन ग्राफ को ड्रॉ करके एक्सटेंड करके इस वैल्यू को ऑब्टेन किया, तो अब ये इस टेम्परेचर की वैल्यू की खासियत क्या है कि इस टेम्परेचर पे एट -273, चलो अभी हम रफली -273 ही मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस। इस पे क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है, 0 है। इसका मतलब है कि थेरोटिकली इस टेम्परेचर पे गैस एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो इससे पहले ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, वो भी इमेजिनरी। इसीलिए इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। अब आप कहोगे एब्सोल्यूट ज़ीरो क्यों कहा? क्योंकि देखिए ये जो है -273 डिग्री सेल्सियस, अगर हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करें, सब जानते हैं स्टैंडर्ड यूनिट होता है केल्विन, तो हम जब डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो वी ऐड 273। तो जब मैं -273 में +273 ऐड करूँगा तो वो आएगा 0 केल्विन। यानी कि यही वो टेम्परेचर है जिस पर केल्विन स्केल में वैल्यू होती है 0। और 0 क्यों है? क्योंकि इस पर हर गैस का वॉल्यूम 0 है। तो यही पॉसिबल लोएस्ट टेम्परेचर है इमेजिनरी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि एब्सोल्यूट ज़ीरो किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट है, द लोएस्ट इमेजिनरी टेम्परेचर। क्योंकि देखिए इमेजिनरी होगा, रियलिटी में तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। तो इमेजिनरी टेम्परेचर एट विच गैसेज आर सपोज टू ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ज़ीरो। इट्स वैल्यू इज़, वैल्यू आपको मैंने बता दी, डिग्री में होगी -273.15 और केल्विन में होगी 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ है गै-लुसैक्स लॉ। इसमें हम रिलेशन देखते हैं प्रेशर और टेम्परेचर का। अब प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? तो देखिए जैसे हमने इस कंटेनर में गैस के कुछ पार्टिकल्स रखे जिसका टेम्परेचर था T1 और जो प्रेशर वो इस इनकी वॉल पे एक्सर्ट कर रहे थे वो है P1। अब यहाँ पे जो प्रेशर होगा ये किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी फोर्स से इसके पार्टिकल्स जाके टकरा रहे हैं। यानी कि इस कंटेनर में जो पार्टिकल्स है वो जितने ज़्यादा स्पीड से, जितने ज़्यादा फोर्स से वॉल की कंटेनर की वॉल से टकराएंगे उतना ही इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। अब हमने क्या किया है कि इस कंटेनर की गैस को हीट किया, यानी हमने एक्स्ट्रा थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करी। आप सब जानते हैं कि थर्मल एनर्जी बढ़ाने से जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ती है, यानी कि स्पीड बढ़ती है। तो जब स्पीड बढ़ेगी तो सेकेंड कंटेनर में पार्टिकल अब ज़्यादा स्पीड से जाके वॉल से टकराएगा और जो फोर्स वो एक्सर्ट करेगा मान लीजिए वो F2 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि F1 के कंपैरिजन में जो बाद वाला फोर्स है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से पार्टिकल टकरा रहा है, बाद वाला फोर्स ज़्यादा होगा। इसीलिए जो बाद वाला प्रेशर है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। इसीलिए प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्ट होता है। और यहाँ क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम, क्योंकि हमने कंटेनर की वॉल्यूम को बढ़ने घटने नहीं दिया, हमने वॉल्स को रिजिड रखा है। ठीक है, ताकि वॉल्यूम चेंज ना हो एंड जो अमाउंट है वो भी हमने चेंज नहीं किया। तो इसकी स्टेटमेंट यही है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। तो इसका एक बहुत जनरल एग्जांपल है कि जब विंटर सीज़न आता है और एकदम सुबह कोल्ड मॉर्निंग में हम अगर हमारी व्हीकल्स के टायर में एयर प्रेशर को अगर मेज़र करें तो वो कंसिडरेबली कम रहता है नॉर्मल कंडीशंस के मुकाबले। तो ऐसा क्यों? क्योंकि टायर के अंदर जो एयर है, क्योंकि वो एक गैसियस फॉर्म है, जैसे ही टेम्परेचर कम होता है उनके पार्टिकल्स भी क्लोज आते हैं और उनका जो टायर पे प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे दिखा सकते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो जब हम इसे इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ पर भी प्रेशर अपॉन T जो है वो कांस्टेंट रहेगा। एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पे हम एक फार्मूला बना सकते हैं कि P1 अपॉन T1 और P2 अपॉन T2 ये क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसका भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो इसमें भी हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। और यहाँ पर हम हर स्ट्रेट लाइन को कहते हैं आइसोकोर,
क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उस कंडीशन को हम कहते हैं आइसोकोर। तो यहाँ पे हमने 3 आइसोकोर बनाए हैं, ये अपने आप में एक आइसोकोर है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो यहाँ पर भी अगर हम तीनों वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखना चाहते हैं तो फिर से हमारा वही तरीका है। सबसे पहले हम प्रेशर की एक वैल्यू को फिक्स कर लेंगे, जैसे मान लीजिए ये वैल्यू फिक्स कर ली। अब इससे हम तीनों ही लाइंस को कट करेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी हमें टेम्परेचर की, क्योंकि ये ग्राफ V1 है तो टेम्परेचर को हम कहेंगे T1। सेकेंड लाइन को जहाँ वो कट कर रहा है वो होगा T2, क्योंकि ये V2 है। और तीसरे को जहाँ वो कट कर रहा है वो होगा T3, ये T3। तो अब आप T1, T2 और T3 का रिलेशन देख पा रहे हैं कि T3 सबसे राइट में है तो सबसे बड़ा होगा। और क्योंकि हमें वॉल्यूम का रिलेशन चाहिए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्ट है, इसलिए वॉल्यूम का रिलेशन भी यही होगा कि V3 सबसे बड़ा होगा। तो चेक कर लेते हैं आंसर। ये देखिए V3 सबसे बड़ा होगा, V1 सबसे छोटा होगा। लास्ट लॉ पे आते हैं, हमारे फोर्थ लॉ पे, एवोगैड्रो लॉ। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ऑलरेडी देखा है कि यहाँ पर हम वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि अमाउंट का रिलेशन देखते हैं। और हम सब जानते हैं कि वॉल्यूम और अमाउंट का रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाएंगे, उसका अमाउंट बढ़ाएंगे, तो उन ज़्यादा पार्टिकल्स को स्पेस भी ज़्यादा लगेगी, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन एक शर्त पे कि यहाँ पर प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। अगर ये चेंज नहीं हो रहे तो ये वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन वैलिड रहेगा। तो पहला पॉइंट इसकी स्टेटमेंट है, ये आप देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट भी हम स्टेटमेंट मान सकते हैं। और मैथमेटिकली इसे हमने अभी दिखा दिया, फिर से हम दिखा देते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इस हिसाब से वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये एक आपको पता होना चाहिए। और इस हिसाब से वॉल्यूम V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये भी पॉइंट फर्स्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एट STP, अब STP क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर है 273 केल्विन और प्रेशर है 1 बार। तो इस कंडीशन पर अगर हम ये कंडीशन फिक्स रखें तो किसी भी गैस के 1 मोल का, मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है 1 मोल, हमने अमाउंट फिक्स कर दिया तो उसकी वॉल्यूम भी सेम रहेगी, दैट इज़ 22.7। तो फिर चाहे यहाँ पर हम N2 लें, चाहे हम CO2 लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारी गैसेस के लिए ये रिलेशन वैलिड रहेगा, सेम रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ आइडियल गैस एंड रियल गैस। अब ये क्या चीज़ है समझ लेते हैं। तो देखिए, हर वो गैस जो अभी तक हमने ये जो 4 लॉज अभी पढ़े हैं, इन सारे गैस लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। स्ट्रिक्टली मतलब अंडर ऑल कंडीशंस, चाहे कंडीशन कोई भी हो, हर कंडीशन में अगर कोई गैस चारों लॉज को फॉलो कर रही है तो ऐसी गैस को हम कहते हैं आइडियल गैस। लेकिन ऐसी गैस, किसी भी गैस को इस तरह से बिहेव करने के लिए जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी वो ये है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़ीरो होने चाहिए। यानी ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। चाहे कोई भी कंडीशन हो, किसी भी तरह का मॉलिक्यूल या पार्टिकल हो, इवन स्लाइड लंडन फोर्स हो, सब में होते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। और यही एक कारण है कि जिसकी वजह से आइडियल गैसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो हाइपोथेटिकल है। यानी कि रियल लाइफ में कोई भी गैस हर कंडीशन में चारों लॉज फॉलो नहीं कर पाती। तो जो फॉलो नहीं कर पाती उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रियल गैस। तो रियल गैस इज़ अ गैस दैट फॉलोज ऑल द गैस लॉज ओनली अंडर सर्टन स्पेसिफिक कंडीशंस। यानी ऐसा नहीं है कि रियल गैस गैस लॉज को फॉलो ही नहीं करेगी, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर ही फॉलो कर पाती है, उसकी ये लिमिटेशन है। अगर इसके अलावा कंडीशन चेंज हो जाए तो फिर वो आइडियली बिहेव नहीं करेगी और डेविएशंस दिखाएगी। तो रियल गैसेस गैस लॉज किन कंडीशंस में फॉलो कर पाती है,
जिनमें उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगभग ज़ीरो हो जाते हैं। मैंने कहा लगभग, नेग्लिजिबल का मतलब होता है ऑलमोस्ट ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो कभी नहीं हो सकते, हम सब जानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जाकर वो कुछ हद तक गैस लॉज को फॉलो करती है। बाकी सारी कंडीशंस में, ऑल अदर कंडीशंस में क्या होता है कि इट शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये डेविएशंस क्यों आते हैं, कैसे आते हैं और इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, ये हम आगे आने वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे। अब आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका इक्वेशन बनेगा इसे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं पहले इसका डेरिवेशन। इसके डेरिवेशन में सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ की बात करते हैं। तो हमको पता है बॉयल्स लॉ में रिलेशन है वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फिर हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। थर्ड हम एवोगाड्रो की बात करते हैं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब आप सोच रहे होंगे हमने फोर्थ क्यों नहीं लिया, हम सिर्फ वही लॉज दे रहे हैं जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है। देखिए ये कॉमन है। तो अगर मैं इन तीनों ही रिलेशंस को कंबाइन करूं तो देखिए V कॉमन आ गया। अब इसका रिलेशन सबसे पहले P के साथ क्या है, इन्वर्स है इसलिए P नीचे आएगा, और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्ट है इसलिए दोनों ऊपर आएंगे प्रोडक्ट में। तो ये एक रिलेशन बना जो हमने यहाँ पे भी दिखाया है। अब इस रिलेशन को जब हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, स्पेशल कांस्टेंट R। तो R को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो कहते ही हैं, लेकिन इसका एक अलग स्पेशल नेम भी है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्यों? बिकॉज इट्स वैल्यू इज सेम फॉर ऑल गैसेस। आप सब जानते होंगे, फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, किसी के लिए चेंज नहीं होती। तो वैसे ही यहाँ पर भी R की वैल्यू, चाहे कोई भी गैस हम ले लें किसी भी कंडीशन में, R की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो देखिए रीअरेंजमेंट में हम इस P को V के साथ ले जाते हैं, तो ये हो गया P इंटू वी इक्वल टू, और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा बस रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, N को पहले लिख के RT, तो ये बन जाता है PV इक्वल टू NRT। ये हमने नीचे लिखा है PV इक्वल टू NRT, इसी को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, PV इज इक्वल टू NRT। तो फाइनली PV हम जानते हैं, N जानते हैं, T जानते हैं, R भी हमने नाम देख लिया, बट इसकी वैल्यू क्या लेंगे वो हम देख लेते हैं। तो वैल्यूज़ ऑफ R, इसकी तीन इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है। सबसे पहले जो SI यूनिट है उसमें इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए हमने प्रेशर को पास्कल में ना लेके, जो उसका स्टैंडर्ड यूनिट है पास्कल, उसमें ना लेके बार में एक्सप्रेस किया, तब इसकी वैल्यू हो जाती है 0.0831। और अगर हमने प्रेशर को ATM में एक्सप्रेस किया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.082। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमारे आज की क्लास के लास्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, कंबाइंड गैस लॉ। अब कंबाइंड गैस लॉ का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक कंटेनर में हमारे पास फिर से गैस है, और इसका हमने जो अमाउंट है N, वो मान लीजिए कांस्टेंट रखा है, यानी ये हम चेंज नहीं होने देंगे। लेकिन अब हमने मान लीजिए इसको हीट किया, इसका टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं T1 से T2, और जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम वॉल्यूम को भी चेंज होने दे रहे हैं और हम प्रेशर को भी चेंज होने दे रहे हैं। यानी यहाँ पे तीन चीज़ें चेंज हो रही है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, लेकिन N जो है वो कांस्टेंट है। तो अब क्या रिलेशन होगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, वो हम देख लेते हैं। देखिए अभी हमने ऊपर देखा था PV इज इक्वल टू NRT, ये होता है रिलेशन। अब अगर मैं इस T को PV के साथ ले आऊँ तो PV अपॉन T इक्वल टू NR हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल जो हमने अभी कंडीशन अज्यूम की है उसमें ना N चेंज हो रहा है और R तो चेंज होता ही नहीं है, इसलिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि P इंटू वी अपॉन टी का जो रेशो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो पहली कंडीशन के लिए P1 V1 अपॉन T1 क्या होगा, NR कांस्टेंट, और वैसे ही सेकेंड कंडीशन के लिए भी P2 V2 अपॉन T2 क्या होगा, NR जो कांस्टेंट है। तो जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो
लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, तो जिससे हमने एक फॉर्मूला बनाया P1 इक्वल टू P2 इस इक्वेशन को हम कहते हैं कंबाइंड गैस लॉ, क्योंकि इसमें हमने तीनों पैरामीटर्स को कंबाइन कर दिया। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रिवाइज़ कीजिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक पढ़ते रहिए एंड बी सेफ। थैंक यू।